नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल अगर आप डीएलएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण सेशन है और ये सेशन आपका हिंदी का है। तो अगर आज की सेशन को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका हिंदी का सेक्शन करीब करीब कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी डीएलएड का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं सभी इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारे चुनिंदा प्रश्न को कंप्लीट किया गया है और सारे वीवीआई टॉपिक को लिया गया है। इसीलिए कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। तो एक कोना में कहीं बैठ जाइए और चुपचाप पूरा सेशन को आप कंप्लीट कर लीजिए अगर 2025 में आप डीएलएड का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते आज की सेशन को। फ्रेंड सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए आप सभी क्लास कर लेते हैं पर क्लास को लाइक नहीं करते हैं, तो नीचे जो आप सभी को लाइक बटन दिख रहा है उसको आप एक बार दबा लीजिएगा और उसके बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी क्लास जब होगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिए, यहाँ हम रेगुलर आपको क्लास करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो हिंदी सेक्शन है और क्वेश्चन है छंद से। देखिए छंद से काफी ज्यादा आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। छंद किसे कहते हैं? तो अगर प्रश्न पूछा जाए पेपर में तो आंसर कर लीजिएगा कि छंद किसे कहते हैं। तो नियमित मात्रा, वर्ण, यति और गति से युक्त काव्य की रचना को हम सभी छंद के नाम से जानते हैं। चीजें क्लियर हैं? जब शुरू से आप सभी पूरा क्लास कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए हम किस लेवल का प्रश्न रखे हुए हैं। बिल्कुल बेहतरीन लेवल का प्रश्न रखे हुए हैं, सेट किए हैं हम। अगला है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए छंद जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा है? एक मात्रिक छंद होता है और एक आपका वर्णिक छंद होता है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिए मात्रिक छंद क्या है? तो देखिए मात्रिक छंद जो होता है जिस छंद की मात्राओं की संख्या हम निर्धारित करते हैं या निर्धारित होती है उसे ही हम सभी क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। इसमें संख्या जो होती है वो निर्धारित होती है आपकी। चीजें क्लियर हैं? अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है कि वर्णिक छंद किसे कहते हैं? आपको हम क्या बताएं कि एक कोना में आप सभी चुपचाप बैठिए। अगर हिंदी में बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, इतना हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी से। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जिस छंद में वर्णों की संख्या निर्धारित होती है उसे हम सभी वर्णिक छंद के नाम से जानते थे। यहाँ पर वर्णों की संख्या निर्धारित है और यहाँ पर क्या है? मात्राओं की संख्या निर्धारित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में कुल 24 मात्राएं होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के विषम चरण में 13 मात्राएं और वहीं सम चरण की बात किया जाए तो सम चरण में 11 मात्राएं। यानी कि कुल मिला के बात किया जाए कि दोहा में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 13 और 11 होती है। ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के 24 मात्रा। अगला प्रश्न देखिए चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखिए चौपाई की अगर बात किया जाए ना तो ये आपका 16 मात्राएं होती है, याद रखिएगा। कितनी? 16 मात्राएं। अगला प्रश्न है कि सोरठा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो जो सोरठा है इसके विषम चरण में, तो विषम चरण में 11 मात्राएं। अगर वहीं सम चरण की बात किया जाए सोरठा में तो 13 मात्राएं होती है। देखिए सोरठा और दोहा जो है ये दोनों अपोजिट होता है। देखिए अभी जो दोहा में बताएं आपको, दोहा में 13 विषम में और सम में कितना बताए थे? दोहा में 11। वहीं पर सोरठा की बात किया जाए तो इसमें विषम में 11 जबकि सम में 13 होता है। तो यानी दोनों उल्टा होता है। चीजें क्लियर हैं? अगला है रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो देखिए अगर प्रश्न पेपर में आ जाए कि रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं तो 24 मात्राएं होती है, याद रखिएगा। देखिए रोला के विषम चरण की अगर बात किया जाए तो विषम चरण में 11 मात्राएं और वहीं सम चरण की बात किया जाए तो सम चरण में 13 मात्राएं होती है, याद रखेंगे आप सभी। चीजें क्लियर हैं? ये ध्यान दीजिएगा आप सभी सम चरण और विषम चरण के बारे में। अगला प्रश्न है बरबे छंद के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कुल 12 मात्राएं होती हैं। बरबे छंद के सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 7 मात्राएं होती है। अगला है उल्लाला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्रा होती है। उल्लाला छंद के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती है? विषम चरण में तो 15 मात्राएं। अगर वहीं सम चरण की बात किया जाए उल्लाला में तो 13 मात्राएं सम चरण में। अगला है कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? तो देखिए कुंडलिया में जो होती है
वो 6 चरण होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, कुंडलिया छंद के प्रारंभ और अंत किससे होते हैं? तो प्रारंभ और अंत की बात किया जाए तो एक ही शब्द के वाक्य से, याद रखिएगा कोई भी एक ही शब्द रहते हैं उसी के वाक्य से प्रारंभ और अंत होते हैं। पदबंध किसे कहते हैं? अब यहां से आपका छंद का कंप्लीट हुआ है। देखिए अब अगला जो सेशन आएगा एक सेशन, उसमें और 100 हिंदी का क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो इसमें आपको जो अगला सेशन आएगा उसमें आपको छंद गिनती करने के लिए सिखाएंगे। इसमें जितने भी चरण थे, क्योंकि चरण से प्रश्न पेपर में बनता है, तो जितने भी चरण थे वो कंप्लीट करवा दिए। अगला सेशन में आपको गिनती करने के लिए सिखा देंगे हम। पदबंध किसे कहते हैं? तो देखिए पदबंध से भी काफी ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। जो शब्द समूह मिलकर वाक्य में एक ही पद की तरह कार्य करे उसे हम सभी क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। देखिए एक बार हम आपको ये बताएंगे कि अगर एग्जाम रहे, ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले इस सेशन को आप कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है, फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा। कम मिनट का वीडियो है, कम समय का वीडियो है, तो जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। अब क्योंकि उस समय प्रेशर भी रहता है एग्जाम का, तो समय नहीं रहता है, तो एक बार एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख के चल जाइएगा, आराम से प्रश्न बनाइएगा आप सभी। पदबंध किसे कहते हैं? तो जो शब्द समूह से मिलकर वाक्य में एक पद की तरह कार्य कैसे करे उसे ही हम सभी क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। अगला है पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए पदबंध जो है मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं। एक संज्ञा पदबंध होते हैं और एक विशेषण पदबंध होते हैं। इसके अलावा एक और क्रिया पदबंध भी होता है, बट यहाँ मुख्य रूप से पूछा गया है तो मुख्य रूप से 2 ही करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला है संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? ये समझिएगा आप सभी। यहाँ पर आपको संज्ञा हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया और सर्वनाम हो गया, इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप पदबंध को बना पाइएगा। देखिए जो पदबंध संज्ञा की तरह कार्य करे उसे हम सभी क्या कहते हैं? संज्ञा पदबंध कहते हैं। याद रखिएगा क्या बताएं? जो पदबंध संज्ञा की तरह कार्य करे, यानी कि संज्ञा चीज वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाए, जैसे राम हो गया या गंगा हो गया, यमुना हो गया, ठीक है, लड़की हो गया, लड़का हो गया, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए, विशेषण पदबंध क्या होते हैं? तो विशेषण पदबंध जो है, जो पदबंध विशेषण की तरह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे ही हम सभी विशेषण पदबंध कहते हैं। यहां समझिएगा क्या बताएं आपको। विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? तो जो शब्द या जो पदबंध विशेषण की तरह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, विशेषण की तरह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे हम सभी क्या कहते हैं? विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे कहते हैं कि राम बहुत सुंदर है, तो राम क्या है? संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता क्या है? वो सुंदर है, याद रखिएगा, तो यहां विशेषण पदबंध होगा। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिएगा कि क्रिया पदबंध क्या होते हैं? तो देखिए क्रिया पदबंध जो है, जो पदबंध क्रिया की तरह कार्य करे उसे हम सभी क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे राम जल्दी जल्दी दौड़ता है, तो यहां पर क्या है? जल्दी जल्दी दौड़ना क्या है? वो क्रिया पदबंध है, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिए, उदाहरण दीजिए संज्ञा पदबंध का। तो देखिए संज्ञा पदबंध का उदाहरण जैसे कि गंगा का जल, इसमें क्या है? संज्ञा पदबंध है, तो यहाँ पर एक संज्ञा पदबंध है। ये गंगा जो देख रहे हैं आप सभी, ये क्या है? आपका संज्ञा शब्द है और संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। तो ये गंगा का जल, तो यहाँ पर क्या है? संज्ञा पदबंध है, तो यहाँ संज्ञा की बात यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, जो विशेषण पदबंध से है इसका उदाहरण दीजिए। देखिए यहां समझ जाइएगा, विशेषण में क्या होता है? कोई भी चीज की विशेषता बताना। बहुत तेज धूप, ये क्या है? एक विशेषण पदबंध है। तो जो आप सभी ये जो देख रहे हैं बहुत तेज धूप, तो यहाँ धूप की विशेषता क्या है? कि बहुत तेज है, याद रखिएगा आप सभी। धूप की विशेषता क्या है? बहुत तेज है, तो यहाँ धूप की विशेषता बताया गया है बहुत तेज है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध होगा। अगला है क्रिया पदबंध का कोई उदाहरण दीजिए। तो देखिए धीरे धीरे चलना, ये क्या है? एक क्रिया पदबंध है। तो चलना क्या है? क्रिया है, याद रखिएगा आप सभी। चलना क्या है? क्रिया। किस प्रकार का चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ कोई काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध होगा। बात समझे? बिल्कुल। अगला है पदबंध और वाक्यांश में क्या अंतर है? सॉरी, उपवाक्य में क्या अंतर है? वाक्यांश नहीं, उपवाक्य में क्या अंतर है? तो पदबंध एक शब्द समूह होता है, जबकि आपका उपवाक्य कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं उपवाक्य। अगला प्रश्न है, आश्चर्यजनक रूप से सुंदर, यह कौन सा पदबंध है? देखिए यहां पर आश्चर्यजनक रूप से सुंदर की बात किया गया है, तो यहां समझिएगा इसमें विशेषण पदबंध है। बोलिए कैसे विशेषण पदबंध होगा? जैसे मान लीजिए कि राम बिल्कुल आश्चर्यजनक सुंदर है, तो यहाँ राम की विशेषता क्या है? कि वह आश्चर्यजनक सुंदर है, या कह सकते कि बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर विशेषता बतलाने की काम किया गया है, तो विशेषण पदबंध होगा। विशेषण में क्या होता है? किसी भी चीज की विशेषता बतलाया जाता है। अगला है पेड़ के नीचे, कौन सा पदबंध है? तो पेड़ क्या है? ये एक संज्ञा शब्द है और नीचे यहाँ पर बात किया गया, तो पेड़ के नीचे, ये आपका संज्ञा पदबंध का ही उदाहरण है। उसके बाद देखिए बहुत मीठा आम, इसमें कौन सा पदबंध है? तो देखिए बहुत मीठा आम की बात किया गया। आम क्या है? एक संज्ञा शब्द है और आम की विशेषता क्या है? कि ये बहुत मीठा है, तो इसमें विशेषण पदबंध होगा।
अगला है तेजी से दौड़ना। तो दौड़ना क्या है, एक क्रिया है, याद रखिएगा, वो भी किस प्रकार से, तेजी से दौड़ना। तो याद रखिएगा ये क्रिया पदबंध का उदाहरण है। उसके बाद देखिए सुंदर लड़की, ये किस प्रकार का पदबंध है, तो लड़की एक क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है और लड़के की सुंदरता की बात यहाँ पर किया गया है, यानी कि लड़के की विशेषता क्या है कि वो बहुत सुंदर है या सुंदर है। तो याद रखिएगा ये विशेषण पदबंध है। इसमें विशेषण में क्या हुआ, विशेषता बताया गया। उसके बाद देखिए राम की किताब, ये आपका संज्ञा पदबंध है। राम भी संज्ञा है और किताब भी यहाँ पर क्या है, संज्ञा शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध होगा। उसके बाद देखिए धीरे धीरे बोलना, तो ये आपका क्रिया पदबंध है, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे बोलने की बात किया गया, कोई काम किया जा रहा है, तो यानी क्रिया किया जा रहा है, तो क्रिया पदबंध होगा। बिल्कुल आराम से बना सकते प्रश्न को। पदबंध किसका भाग होता है, तो देखिए पदबंध जो है ये वाक्य का भाग होता है। बोलिए प्रश्न आपके पेपर में छूटेगा, नहीं छूटेगा अगर समझ जाइएगा कॉन्सेप्ट को। और बाकी बात जो प्रश्न आपको दे रही है इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, इसीलिए कहते हैं कि शुरू से अंत तक क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा आप सभी, और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए नीचे में आपको एक लाइक का बटन दिख रहा होगा हाथ के आकार का, उसको सबसे पहले दबा लीजिए आप सभी। तो पहले दबाइए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम सभी, ठीक है, दबा लिए सभी। बगल में देखिए नीचे में आपको चैनल सब्सक्राइब करने का ऑप्शन दिया होगा व्हाइट कलर में, उसको आप सभी दबा लीजिएगा। उसके बाद ऊपर वाला ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, एक घंटी बनकर आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, तभी क्लास का नोटिफिकेशन जाएगा आपको। सभी चेक कर लीजिएगा एक बार, पदबंध में कौन से शब्द आ सकते हैं। तो पदबंध में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी शब्द आ सकते हैं पदबंध में। अगला है अत्यधिक सुंदर दृश्य में कौन सा पदबंध है, तो यहाँ पर देखिए अत्यधिक सुंदर दृश्य की बात किया गया है, तो ये क्या है, विशेषण पदबंध का उदाहरण है। क्रिया किसे कहते हैं, अब यहाँ से शुरू होता है आपका क्रिया के बारे में। तो देखिए क्रिया की बात किया जाए, जो शब्द किसी कार्य करने या होने का बोध कराए उसे हम सभी क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के मुख्य रूप से दो ही भेद होते हैं, वो कौन कौन सा, एक आपका साकर्मक क्रिया हो जाएगा और एक आपका आकर्मक क्रिया हो जाएगा। साकर्मक क्रिया में कोई भी काम करे तो उसका पता चलता है, और आकर्मक क्रिया में कोई भी काम करे तो उसका पता नहीं चलता है। जैसे मोहन हंसता है, क्या हंसता है, आकर्मक क्रिया है। कह सकते कि मोहन किताब पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो ये साकर्मक क्रिया है। आगे है साकर्मक क्रिया क्या है, तो देखिए साकर्मक क्रिया जो क्रिया अपने अर्थ की पूर्ति करने के लिए कर्म की आवश्यकता रखती हो उसे हम सभी साकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ अर्थ को पूरा कर्म के अनुसार पूर्ति होना चाहिए, तब साकर्मक क्रिया होगा। आकर्मक क्रिया क्या है कि जो क्रिया अपने अर्थ की पूर्ति के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं रखती है उसे ही हम सभी क्या कहते हैं, आकर्मक क्रिया कहते हैं। समझे, यहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है कोई भी अर्थ को पूरा करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए कि राम ने पत्र लिखा, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है। तो यहाँ पर आप क्या का उच्चारण कीजिए कि राम ने क्या लिखा, तो यहाँ आपको अर्थ मिलेगा। राम ने क्या लिखा है, तो यहाँ पर पत्र लिखा है, तो यहाँ पर राम के साथ आपको लगाना है कि राम ने क्या लिखा, क्या लिखा है, पत्र लिखा है, तो ये साकर्मक क्रिया होगा। यहाँ देखिए अर्थ आपको मिलेगा। अगर यही कहते कि राम लिखा, तो यहाँ पता नहीं चलेगा कि राम क्या लिखा, लेख लिखा, कहानी लिखा, पता चला नहीं चला, तो वो आकर्मक क्रिया होगा। अब यहाँ समझिए बालक सो रहा है, तो यहाँ किस प्रकार क्रिया होगा, तो बालक क्या सो रहा है, क्या सो रहा है, नींद सो रहा है, बालक सो रहा है, क्या सो रहा है बालक, नींद, हंसी, क्या सो रहा है, बेड सो रहा है, नहीं, आकर्मक क्रिया है। तो यहाँ कोई भी आपको अर्थ नहीं मिलेगा, सिर्फ आप उच्चारण कीजिए क्या सो रहा है, बालक सो रहा है, क्या सो रहा है, नींद सो रहा है, नहीं पता चला, आकर्मक क्रिया होगा। अगर यही कहते हैं कि पक्षी उड़ रहा है, तो क्या उड़ रहा है, पंख उड़ रहा है, आकर्मक क्रिया होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, तो याद रखिएगा जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य करवाता हो उसे ही हम सभी क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए करना क्रिया का प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा, तो करना का हो जाएगा करवाना, जैसे हम कर रहे हैं और आपसे करवा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगा। क्रिया के कितने काल होते हैं, तो 3 काल होते हैं, एक भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल होते हैं। मैंने खाया, इसमें क्या है, भूतकाल है। उसके बाद वह पढ़ रहा है, क्या है, वर्तमान काल है। वे बाजार जाएगा, क्या है, भविष्य काल है। सहायक क्रिया किसे कहते हैं, तो जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसके अर्थ को स्पष्ट करती है उसे हम सभी क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे बात है हिंदी में प्रमुख सहायक क्रिया कौन सी,
है। तो देखिए हिंदी में होना हो गया, करना हो गया और जाना हो गया, ये एक सहायक क्रिया होता है। जैसे राम जा रहा है, ये क्या है, जाना सहायक क्रिया है। उसके बाद देखिए वह गाना गा रहा है, तो इसमें सहायक क्रिया बताना है, तो बताएं कि रहा है ये आपका सहायक क्रिया होगा। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त क्रिया क्या होती है? तो समझिएगा आप सभी, संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का बोध कराएं, जब दो क्रिया मिलकर एक क्रिया का बोध कराएं, उसे हम सभी संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है? जैसे पढ़ना शुरू करना, तो यहाँ पढ़ना और शुरू करना दोनों आपस में मिल गया है कि पढ़ना शुरू करना। तो याद रखिएगा ये क्या है, आपका संयुक्त क्रिया है। वह दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है। तो देखिए वह दौड़ता है, तो यहाँ उच्चारण कीजिए, क्या दौड़ता है? पैर दौड़ता है, सड़क दौड़ता है, नहीं पता चला, आकर्मक क्रिया होगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए सीता ने कहानी लिखी, इस वाक्य में किस प्रकार क्रिया है? तो सीता ने कहानी लिखी, तो साकर्मक क्रिया होगा। उच्चारण कीजिए यहाँ पे कि सीता ने क्या लिखी, सीता ने क्या लिखी, तो यहाँ पता चलेगा सीता ने कहानी लिखी। अगर यही कहते कि सीता ने लिखी, तो क्या लिखी पता नहीं, क्या लिखी, पत्र लिखी, कहानी लिखी नहीं पता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, आकर्मक क्रिया क्या होगा? अगर यहाँ कहानी ना रहता और डायरेक्ट कहते सीता ने लिखी, तो पता नहीं चलता क्या लिखी, तो आकर्मक क्रिया हो जाता। और यही कहानी दिया हुआ है, तो यह साकर्मक क्रिया होगा। अगला है, राम ने मोहन से काम करवाया, वाक्य में क्रिया का प्रकार है। तो देखिए किसी से काम करवाना वो प्रेरणार्थक क्रिया होता है, जैसे अभी बताएं आपको। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपका अलंकार से प्रश्न यहाँ से रहने वाला है। प्रश्न है कि सरिता सपर्णी की तरह बल खा रही थी, इसमें किस प्रकार का अलंकार का उदाहरण है? तो रूपक अलंकार का उदाहरण है। देखिए रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपी शब्द रहता है, या किसी के समान बताया जाए या किसी के जैसा बताया जाए, याद रखिएगा आप सभी। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा, सरिता सपर्णी की तरह बल खा रही है, तो सरिता किसकी तरह बल खा रही है? सपर्णी की तरह बल खा रही है, सपर्णी जैसा बल खा रही है। तो याद रखिएगा यहाँ किसके तरह की बात किया गया? सपर्णी की तरह बात किया गया है, तो यहाँ रूपक अलंकार होगा। या इस प्रकार से एक प्रश्न आप याद रखिएगा, एग्जाम्पल याद रखिएगा कि कमल नयन राम। देखिए राम भगवान की बात किया गया है, और यहाँ राम की आंखों की यहाँ पर बात हुआ है। नयन का अर्थ होता है आंख, याद रखिएगा आप सभी। तो राम का आंख किसके समान बताया गया है? तो ये आपका कमल के समान बताया गया है, या कमल के जैसा बताया गया है। तो याद रखिएगा समान या के जैसा बताया जाए, किसी भी चीज का अगर समान बताया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। तो यहाँ पर देखिए राम की आंख को किसके जैसा बताया गया है? कमल की जैसा बताया गया है। जो राम का आंख है वो किसके जैसा है? कमल के जैसा है। उसी प्रकार से बताया कि सरिता सपर्णी की तरह बल खा रही है, तो सरिता किस तरह की बल खा रही है? सपर्णी की तरह या सपर्णी के जैसा बल खा रही है, तो यहाँ रूपक अलंकार होगा। चीजें समझे, किसी के समान या किसी के जैसा अगर रहे तो वहां रूपक अलंकार होगा। जैसे नीम के पत्ते भी अब मीठे लगने लगे हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है? विरोध प्रकट किया जाता है। अब बताइए कभी भी नीम का पत्ता मीठा हो सकता है? नहीं हो सकता, वो कड़वा है तो मतलब कड़वा ही है, यहाँ विरोध प्रकट किया गया है। उसके बाद देख लीजिएगा, चांदनी चुपके से आंगन में उतर आई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानवीकरण अलंकार है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, कमल के फूल जैसा मुखड़ा, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। देखिए अभी समझाए थे आपको रूपक अलंकार के बारे में। देखिए रूपक अलंकार में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। देखिए कमल के फूल जैसा मुखड़ा, तो मुखड़ा जो है वो किसके जैसा है? कमल के फूल जैसा है। मुखड़ा किसके जैसा है? कमल के फूल जैसा है। तो ध्यान दीजिएगा रूपक अलंकार होगा। क्या बताएं कि अगर किसी के जैसा बात किया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। अगला है, चांदनी की चादर ओढ़ती धरती सो रही थी, इस वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। क्या बताएं? चांदनी की चादर ओढ़ती धरती सो रही थी, तो धरती किसके जैसा चादर ओढ़ रही थी? चांदनी जैसा, याद रखिएगा। धरती किसके जैसा चादर ओढ़ रही थी? चांदनी जैसा। तो ये क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार का उदाहरण होगा। उसके बाद देखिए कि नैनों के सागर में अश्रु की मछलियां तैर रही थी, तो इसमें भी आपका रूपक अलंकार है। तो जो नैनों का सागर है इसमें अश्रु की मछलियां तैर रही थी, तो यहाँ पर मछलियां देखिएगा कि नैनों के सागर में किसके जैसा तैर रही है? अश्रु के जैसा तैर रही है, तो यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। उसके बाद देखिए, तेरे अंधेरों की लाली जैसे गुलाब की पंखुड़ी, इसमें किस प्रकार का अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो यहाँ देखिएगा, तेरे अंधेरों की लाली जैसी
गुलाब की पंखुड़ी, तो गुलाब की पंखुड़ी किसके जैसी है? तो तेरे अंधेरों की लाली जैसी गुलाब की पंखुड़ी है। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी के समान बताया जा रहा है कि पंखुड़ी जो है वो अंधेरों की लाली जैसी गुलाब की पंखुड़ी है। बात समझे? अंधेरों की लाली जैसी गुलाब की पंखुड़ी है। प्रश्न है कि तेरी आंखें गहरी झील है, इसमें कौन सी अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। यहां पर समझिए आप सभी, देखिए तेरी आंखें जो है वो किस प्रकार की है? गहरी झील के समान है आंखें। तेरी आंखें किसके समान है? गहरी झील के समान है, रूपक अलंकार होगा। अगला है वह तो लोहे का चना चबाने लगा है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अब बताइए कि लोहे की चना चबाया जा सकता है? नहीं चबाया जा सकता है। तो क्या किया गया? इसको बढ़ा चढ़ा के बाद बोला गया है। देख इसका अर्थ क्या होता है मुहावरा में? कि लोहे की चने चबाना यानी कि बहुत कठिन परिश्रम करना, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसी को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। राम जैसे वीर बहुत कम होते हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद है सागर गरज रहा था, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है तुम तो हिमालय के समान अटल हो, इसमें अलंकार उपमा अलंकार है। माँ की ममता सागर से भी गहरी है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार है कि माँ की ममता सागर से भी गहरी हो। अच्छा, उपमा अलंकार में देखिएगा तो आपको एक बार बताए थे कि जो समान शब्द यहाँ पर देख रहे हैं कि तुम हिमालय के समान अटल हो, तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण था। और उसके बाद उपमा अलंकार में देखिएगा यहाँ पर कि राम जैसी वीर बहुत कम होते, तो यहाँ जैसे जो है यानी कि जैसे हो गया, और उसके बाद समान हो गया, याद रखिएगा यहाँ पर रहे तो वो आपका उपमा अलंकार का उदाहरण होता है। अब आइए मुहावरा से देखते हैं प्रश्न। वाक्यांश जिसका अर्थ शब्दों के समान अर्थ से भिन्न हो वाक्यांश कहलाता है। हिंदी में मुहावरा का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो भाषा को प्रभावशाली या रोचक बनाने के लिए करते हैं। आंखों का तारा मुहावरा का अर्थ होता है बहुत प्रिय व्यक्ति होता है। नाक कटाना मुहावरा का अर्थ होता है अपमान करना होता है। गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त में गुड़ बातें करना, यानी कम शब्दों में ज़्यादा बातें करना। दोनों हाथ से लूटना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक लाभ होना। दाल में कुछ काला होना का अर्थ होता है कोई गड़बड़ होना। मन मारना का अर्थ होता है अपने विचार या इच्छा को दबाना। चार चांद लगाना का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है आवश्यकता से बहुत कम मिलना। टांग उड़ाना का अर्थ होता है बेवजह दखल देना। कलेजा ठंडक होना मुहावरे का अर्थ होता है संतोष मिलना। नाक चने चबाना का अर्थ होता है या नाकों चने चबाना का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। छक्के छुड़ाना का अर्थ होता है बुरी तरह हराना। पानी पानी का अर्थ क्या होता है? शर्मिंदा होना। उसके बाद है हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरे का अर्थ होता है निष्क्रिय रहना। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ होता है अत्यधिक आश्चर्य होना। खून का घूंट पीना, क्रोध सा कर रहना। आग बबूला होना, बहुत क्रोध होना। उसके बाद है हवा से बातें करना, बहुत तेज गति से चलना। उसके बाद है संधि से। संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हमसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद है स्वर संधि क्या होते हैं? तो जब दो स्वरों के मेल से संधि उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों के मेल से जो संधि उत्पन्न होता है उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन संधि जब दो व्यंजन के मेल से उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि क्या है? जब विसर्ग, जो विसर्ग देख रहे हैं जैसे अविसर्ग, इसका अगला वर्ण बदल जाता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे राम प्लस ईश्वर में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है, रामेश्वर, याद रखिएगा आप सभी। यहाँ समझिएगा आप सभी, दीर्घ संधि क्या होती है? जब अ और आ, ई और बड़ी ई, उ और बड़ी उ मिलने पर बड़ा स्वर बनता है, तब यहाँ पर दीर्घ संधि होता है। यहाँ पर देखिएगा जो आप सभी यहाँ राम देख रहे हैं, तो राम में क्या है? आधा म प्लस अ लगा हुआ है, प्लस में इसमें आपका बड़ी ए लगा, तो यहाँ पर क्या बन गया? आपका ए बन गया है, जैसे ए कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गया। और ए क्या है? ये आपका बड़ा है, याद रखिएगा आप सभी। तो ये क्या हो जाएगा? आपका दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। उसके अगला है कि राज प्लस श्री में कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि है राजश्री में। देखिए गुण संधि क्या है कि अ ई उ के बाद ए ओ आर में परिवर्तन हो तो वहां गुण संधि होती है, याद रखिएगा। उसके बाद है दीप प्लस इंद्र में कौन सी संधि है? तो इसे हम सभी वृद्धि संधि कहते हैं। और ये देवेंद्र इसका पूर्ण संधि विच्छेद है, देवेंद्र का संधि विच्छेद है दीप प्लस इंद्र। देखिए वृद्धि संधि किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अ ई उ के बाद ए और अर में परिवर्तन हो तो वृद्धि संधि होता है। अब समझिएगा यहाँ पे, जैसे वह जो मिला हुआ है वह आधा वह है, प्लस अ से मिलकर पूरा वह का निर्माण हुआ है।
और इसी अ में देखिएगा आप सभी, इसी अ में क्या लगा हुआ है, छोटी ई लगा हुआ है और ये आपका ए का निर्माण किया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा ए में परिवर्तन हुआ है ना, बिल्कुल हुआ है। सत प्लस चित में कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि है सच्चित में। अगला है दुख प्लस खा में कौन सी संधि है, तो आराम से पहचान लीजिएगा, विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग संधि होगा दुख। उसके बाद महान प्लस आत्मा में कौन सी संधि है, तो इसमें भी विसर्ग संधि है महात्मा में, याद रखिएगा आप सभी। अगला है शिव प्लस आलय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है शिवालय में, डायरेक्ट याद करते चलिए प्रश्न को। विद्या प्लस आलय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है विद्यालय में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूर्य प्लस इंद्र में कौन सी संधि है, गुण संधि है सुरेंद्र, इसका संधि विच्छेद था सुरेंद्र का। गज प्लस इंद्र में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है, जिसे हम सभी गजेंद्र कहते हैं। उसके बाद गिरी प्लस इस में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, जिसे हम सभी ग्रीस कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद लोक प्लस इस में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है, ये लोकेश का संधि विच्छेद था, लोक प्लस इस। उसके बाद है समास, देखिए दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्दों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं, तो समास के मुख्यतः मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, एक आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा द्विगु, पांचवा बहुब्रीहि और छठा क्रमधारा। एक नई समास भी होता है। अव्ययी भाव समास क्या है, तो जब पहला पद अव्यय या अपरिवर्तन हो उसे हम सभी क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद अव्यय हो या कह सकते हैं पहला पद प्रधान हो। अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति, तो यहाँ शक्ति के अनुसार, जो ये आप सभी यथा देख रहे हैं, यथा ये क्या है आपका एक उपसर्ग शब्द है। तत्पुरुष समास क्या होता है, तो जब दूसरे पद की प्रधानता होती है तो वह तत्पुरुष समास बनता है, याद रखिएगा आप सभी। दूसरे पद की प्रधानता हो, पहला पद में अव्ययी भाव समास, जहाँ पहला पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास और दूसरा पद प्रधान हो वो तत्पुरुष। अच्छा, तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। जितने भी आप सभी कारक चिन्ह देखते हैं, जैसे कि कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, और ये सभी में जितने भी कारक का विभक्ति है वो सभी यूज होता है। राजपुत्र में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है और इसमें संबंध तत्पुरुष होगा। राजा का पुत्र, तो ये का किसका है, संबंध का है विभक्ति। अगला है जननी जनन भूमि, जनन भूमि कीजिएगा। जननी जनन भूमि में कौन सा समास है, इसमें द्वंद्व समास है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जब दोनों पद समान प्रधान होता है, दोनों पद अपोजिट हो या दोनों समान अर्थ में हो, तब वहां पर जो है कि वो क्या होता है, आपका द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास का उदाहरण जैसे कि राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण द्वंद्व समास है। द्विगु समास किसे कहते हैं, जिसमें पहला पद संख्या दर्शाता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास के उदाहरण जैसे कि त्रिलोकी, इसमें 3 लोक की बात किया गया, द्विगु समास होगा। जैसे पंचमुखी द्विगु समास है, चौराहा द्विगु समास है। बहुब्रीहि समास का क्या उदाहरण है, तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, जब समस्त पद किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानंद, 10 आनंद है जिसका, बहुब्रीहि समास, याद रखिएगा आप सभी। उसी प्रकार से चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। देखिए जितने भी आपको अंग देखने के लिए मिले, मान आपका चतुर्भुज हो गया या कह सकते पंचमुखी हो गया या दशानंद हो गया, ये सभी में बहुब्रीहि समास ही होता है। तो मानव की अगर अंग की बात किया जाए तो उसमें याद रखिएगा बहुब्रीहि समास ही होता है। उसके बाद है क्रमधारय समास क्या होता है, तो जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा हो वहां पर क्रमधारय समास होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा हो या कह सकते उपमेय या उपमान की विशेषता बताएं। देखिए क्रमधारय समास का उदाहरण क्या है, जैसे नीला कंठ, तो नीला प्लस कंठ, जिसका कंठ नीला हो, याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ पर बात किया गया है कंठ का विशेषता क्या है, यहाँ कंठ की विशेषता बताया गया कि नीला कंठ है। किस प्रकार का कंठ है, नीला कंठ है। तो याद रखिएगा आप सभी, इसमें क्या है, क्रमधारय समास है। अगला है गोधूल में कौन सा समास है, तो अब यही भाव समास है। गो जो देख रहे हैं आप सभी, ये क्या है, एक उपसर्ग शब्द है। देवदास में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है देवदास में। अगला है रक्त पद में कौन सा समास है, क्रमधारय समास है रक्त पद में। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर में कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु समास है अर्धनारीश्वर में। डायरेक्ट याद कर लीजिएगा सारा प्रश्न को। तो यहाँ से हम सभी का पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, जो कि 100 प्लस प्रश्न आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण था। इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया गया था और सारा बेसिक चीज़ें आपको बताया गया है और उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकता था वो सारा बताया गया है। आपको हम बताएंगे कि एग्जाम हो तो उससे एक दिन पहले जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, अभी क्लास कर लीजिएगा और उसके एग्जाम से एक दिन पहले एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो पढ़े हुए थे उसका एक बार रिविजन हो जाए। तो आराम से प्रश्न पेपर में बना लीजिएगा। और यहाँ जो अभी जो टॉपिक बताएं और जो प्रश्न दिए
यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछा जाता है। और जो अभी प्रश्न बताएं इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है हूबहू यही प्रश्न आपके पेपर में आ जाए, तो याद करके जाइएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। नीचे में जो आपको हाथ आकार दिख रहा है लाइक का बटन, उसको जरूर दबा लीजिएगा आप सभी, ठीक है। और उसके बाद साइड में आपको व्हाइट कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देता होगा, उसको जरूर दबा लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।